हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, केमिकल काइनेटिक्स। जैसा कि नाम बताता है, ये केमिस्ट्री में है और काइनेटिक्स मतलब आप लोगों ने एक्चुअली तो काइनेमैटिक्स होता है आप लोग का जो फिजिक्स में करते हैं, बट काइना मीन्स बेसिकली मूवमेंट। तो ये भी उसी से रिलेटेड है, कितना तेज या स्लो कोई चलता है, उसी से केमिकल काइनेटिक्स होगी। तो पहला डे शुरू करते हैं हम लोग। चलिए एक मैं रिएक्शन लिखता हूँ, ये बहुत कॉमन रिएक्शन है, इसको हम लोग कई बार कर चुके हैं कि कार्बन सॉलिड O2 गैस गिविंग CO2 गैस, और इसका डेल्टा HR है -392 किलो जूल्स पर मोल। क्योंकि आप लोग थर्मोडायनेमिक्स कर ही चुके हैं, तो अगर मैं पूछूं आपसे डेल्टा GR निकालेंगे तो निकाल सकते हैं कि नहीं? तो मैं आप लोग के लिए अगेन एज आई सेड, पॉज करिए, निकालिए आंसर, देखिए आपका सही आता है कि नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। और अगर कुछ नहीं दिया है तो हम इसको 25 डिग्री सेंटीग्रेड अज्यूम कर लेंगे, ये भी ध्यान रखिएगा। अगर आपको वैल्यूज नहीं दी गई टेम्परेचर की तो कर सकते हैं। तो डेल्टा H दिया हुआ है आपको, T 25 है, डेल्टा S अगर निकाल ले तो डेल्टा G निकल आएगा। नो डेल्टा S एग्जैक्ट वैल्यूज तो थोड़ा डिफरेंट है निकालना, लेकिन अगर वैसे हम देखें तो यहाँ पे डेल्टा NG इज 0। तो मैं ये तो यही कहूंगा कि 100%, लेकिन हाँ डेल्टा S भी अप्रोक्सीमेटली फिर 0 हो जाएगा। तो मतलब डेल्टा G भी माइनस समथिंग अ बिग वैल्यू विल कम। अब डेल्टा G की वैल्यू माइनस आ रही, इसका मतलब क्या हुआ? ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, राइट? अब स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का मतलब ये अपने आप होना चाहिए। लेट्स टेक एग्जांपल कि जैसे आप लोग कभी पेन पेंसिल से कॉपी में लिख रहे होंगे, पेपर्स किससे बनते हैं? ट्रीज के सेलुलोज से। सेलुलोज इज मैक्सिमम कार्बन। तो इसका मतलब क्या है, आप एक वुडन टेबल पे बैठे होंगे अभी जो कर रहे होंगे क्वेश्चंस, वुड भी सेलुलोज है, कार्बन है। तो ऐसा होना चाहिए ताकि पेपर कॉपी में आग लग जाए और गायब हो जाए, टेबल पे भी आग लग जाए और जल जाए। आप लोग के लिए तो अच्छा ही है कि पढ़ाई कैसे होगी जब पेपर ही नहीं है, टेबल नहीं है, छुट्टी मिल जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि ऐसा तो हो नहीं रहा है, आपको दिखाई दे रहा आग नहीं लग रही है। तो फिर रीजन क्या है? यहाँ पे डेल्टा जी कहता है कि इतनी नेगेटिव -390 के आसपास है, एंड इट इज नॉट स्मॉल, -4 5 10, -400 के आसपास नेगेटिव हेवली। तो ऐसा क्या है कि ये नहीं हो रहा है? इधर की थर्मोडायनेमिक्स गलत है कि आपके सामने जो हो रहा है वो गलत है। आपको मैंने बताया है, एक्सपेरिमेंट्स या रियल लाइफ में जो हो रहा है वो कभी गलत नहीं होता। तो क्या थर्मोडायनेमिक्स पूरी गलत है? थर्मोडायनेमिक्स में आपको हमने क्या बताया था कि ये जो साइंस है बहुत ही सॉलिड साइंस है, और ये जनरली बहुत सारी चीजें चेंज होने की आशंका है टाइम के साथ, थर्मोडायनेमिक्स शायद चेंज नहीं होगी। और ऐसा मैं नहीं कहता हूँ, ऐसा बिग साइंटिस्ट लाइक अल्बर्ट आइंस्टाइन सब बोलते हैं। द आंसर इज कि एक्चुअली दोनों ही सही है। थर्मोडायनेमिक्स मैंने आपको बताया था कि थर्मोडायनेमिक्स केवल बता पाता है कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कि नहीं है, लेकिन थर्मोडायनेमिक्स ये नहीं बता पाता है आपको कि इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, और इसका रेट बहुत बहुत स्लो निकलता है। अगर आप लोग के पास कोई बहुत पुरानी कॉपीज रखी हो, मेरे पास कुछ लेटर्स रखे हुए जो बहुत पुराने हैं, 20 साल 30 साल, तब लेटर्स लिखने का जमाना था। तो वो धीरे धीरे क्या होता है, उनका पेपर येलो हो जाता है। खाली येलो ही नहीं होता है, बहुत पुराने लेटर्स तो हैं वो, अगर आप उनको मोड़ेंगे कागज को तो कागज ब्रेक हो जाता है। मतलब क्या है कि उसमें धीरे धीरे कार्बन जो है गायब होता जा रहा है, और जो उसका फाइबर स्ट्रक्चर है खराब हो गया है। क्लियर? तो दैट इज द रीजन कि ये रेट बहुत स्लो है। इनफैक्ट
जो पेपायरस या पेपर का जो पहला था, जो ग्रीक्स यूज करते थे, तो जब वो मिली थी किताबें कुछ पेपायरस की, तो कहते हैं कि जैसे ही उन्होंने किताबें उठाई, वो पूरी किताब जो थी डस्ट बन के गिर गई, क्योंकि वो 5000 साल से रखी है, तो धीरे धीरे सब क्रम्बल हो गई। तो ये रेट बहुत स्लो है, लेकिन हो रहा है, और दोनों ही चीजें सही है, ये ध्यान रखिए इस बात को। क्लियर? तो ये कॉन्सेप्ट अब कैसे रेट है, क्या है, वो हम काइनेटिक्स में पढ़ेंगे। चलिए एक क्वेश्चन थर्मो का हम लोग और पहले ले लेते हैं, जैसे आपको समझाने के लिए कि क्या है क्या नहीं है। सी डायमंड टू सी ग्रेफाइट डेल्टा जी निकालना है, और ये दो डेल्टा जी हमको दिए हुए हैं, राइट। तो क्या देखेंगे कि आप इसमें लगा दीजिए क्या होता है, ए गिविंग बी गिविंग सी, ओवरऑल डेल्टा जी क्या होता है, दोनों को ऐड कर दीजिए। यहां पे लेकिन हेसिस लॉ लगेगा। ये इक्वेशन 1 है, ठीक है। इक्वेशन 1 इज इक्वल टू 2, जो कि ये इक्वेशन है, और -3, जो कि ये इक्वेशन है। तो इसका डेल्टा जी हो जाएगा इक्वल टू -397 माइनस माइनस 390। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये -3 आएगा। ये आंसर हो गया। अगेन ये ओल्ड नीट का क्वेश्चन है आपको, राइट। एक बहुत साल पहले तक 5 ऑप्शंस वाले भी आते थे, इसलिए आपको यहाँ 5 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। इनफैक्ट एम्स में तो अभी भी कई क्वेश्चन 5 ऑप्शंस वाले होते हैं, तो इसलिए ऐसा नहीं है कि खाली 4 होता है और आपको 4 ही तैयार करना है हरदम। ये सब चीजें ध्यान रखिए। क्लियर? नेक्स्ट, अब हम काइनेटिक्स पे आते हैं। तो काइनेटिक्स बेसिकली क्या है, जो हमको रेट ऑफ रिएक्शन, उनकी मैकेनिज्म एक्सेट्रा एक्सेट्रा के बारे में बताती है। थर्मोडायनेमिक्स हमको क्या बताती है, रिएक्शन आगे जाएगा पीछे जाएगा, इक्विलिब्रियम है कि नहीं है। और थर्मोडायनेमिक्स हमको रेट के बारे में नहीं बताती है, और ना ही हमको मैकेनिज्म के बारे में बताती है। ये हमने पहले भी कहा था। थर्मोडायनेमिक्स जो है वो हमको नहीं बताएगी कि अंदर इंट्रामोलिकुलर क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। ओवरऑल बता देगा ये हो रहा है, बिग पिक्चर, राइट। मैक्रो स्केल पे बता देगा, माइक्रो स्केल पे नहीं बता पाएगा। अब रिएक्शंस को हम लोग क्लासिफाई करते हैं। रिएक्शन टीप टाइप के होते हैं, वेरी फास्ट, तो 10⁻⁻6 सेकेंड से भी कम लगते हैं। लाइक ये रिएक्शन, इसका टाइम है 10⁻12 सेकेंड। इनफैक्ट अब रिसेंटली जाके विद इन लास्ट 5 इयर्स इसको टाइम मेजर कर पाए हम लोग, जब हम लोग के इक्विपमेंट अच्छे हो गए। लेकिन आज से 10 साल पहले तक इस रिएक्शन में कितना टाइम लगता है मेजर करने का हमारे पास कोई तरीका नहीं था, क्योंकि हमारे इक्विपमेंट इतने अच्छे नहीं थे। दूसरे ये रिएक्शन जो आपको भी दिखाए थे, ये स्लो है, ये मिलियंस ऑफ ईयर्स लगेगा, इसमें भी ईयर्स लग जाएंगे। तो इनको अभी हम नहीं स्टडी करेंगे, क्योंकि इतने फास्ट और इतने स्लो को स्टडी करने का कोई मतलब नहीं है। हम किस में आएंगे, मॉडरेट वाले में, जहां पे इन बिटवीन इन दोनों में आता है। ये हमारा इंटरेस्ट है, और इसी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। ये एग्जाम्पल देखेंगे कैसे होता है, ये होता है, ये रिडॉक्स रिएक्शन है तो कैसे होता है, तो इससे क्या क्या इसके सिग्निफिकेंस है, तो ये हम सब बाद में डिस्कस करेंगे। इसके पहले कि हम आगे बढ़े, तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या है। रेट होता है चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। तो ये हो गया चेंज इन। लेकिन कई बार, जैसे कि लेट्स टेक, ये यहाँ पे कंसंट्रेशन है, ये यहाँ पे, ये कंसंट्रेशन है और ये टाइम, तो ये 2 पॉइंट है। तो अगर आपको ये 2 पॉइंट दिए तो रेट आप ऐसे निकालेंगे, रेट यही तो निकला ना, डेल्टा सी बाई डेल्टा टी। लेकिन ये तो जरूरी नहीं कि ये स्ट्रेट लाइन हो सकता है, ये ऐसे होती, या ये ऐसे होती, होने को तो ये ऐसे भी हो सकता था।
राइट। तो अब जो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है, ये कई बार हमको नहीं दब पाता सब कुछ, तो हम क्या करेंगे, हम एक चीज करेंगे, इंस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन डीसी बाई टी। अब डीसी आप लोग ने मैथ्स में थोड़ा या फिजिक्स में किया ही होगा। डीसी मींस डेल्टा सी, दैट इज सी, डेल्टा सी टेंडिंग टू जीरो इज कॉल्ड डीसी। फिजिक्स में आपको ये डिटेल में कराया जाएगा, डेल्टा सी टेंडिंग टू जीरो कैसे करते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसको अब हम अपने उसमें देख लेते हैं, यही मैंने बताया था, ये स्टार्टिंग आर नॉट कंसंट्रेशन है और ये टाइम के साथ ऐसे चेंज होती है, ये टिपिकल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो इसमें अगेन हमने ये दो पॉइंट्स लिए थे जैसे दिखाया था, T1 T2 पे, और ये R1 R2 या C1 C2 हो गया। तो यहां पे हम क्या करेंगे, ये R एवरेज हो गया, इस तरह से निकाल लिया, लेकिन हम इंस्टेंट निकालेंगे इस तरह से, और फिर जब हमको लाइन निकालनी होगी तो उसको हम इंटीग्रेट कर देंगे डीसी को विद रेफरेंस टू टी, तो ये हमारा निकल आएगा। ये एक्चुअली बेटर मेथड है क्योंकि ये एक्चुअल पिक्चर देता है। इसी तरह से अगर हम प्रोडक्ट्स को ले लेंगे तो ये प्रोडक्ट शुरू में जीरो थे, धीरे धीरे प्रोडक्ट्स बढ़ते जा रहे हैं, तो ये हमारा अलग अलग वैल्यू पे चेंज होता जाएगा, तो ये आर एवरेज हो जाएगा और इस तरह से हो जाएगा स्लोप। तो होपफुली आपको अब एवरेज और इंस्टेंट के बीच में पता चल गया है, और इंस्टेंट वाला जो डिफरेंशियल रेट इक्वेशन है उसको जब हम इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारा वो इंटीग्रल रेट इक्वेशन हो जाएगा। होपफुली आप लोगों ने थोड़ा सा बेसिक्स इंटीग्रेशन फिजिक्स में कर चुके हैं। यहाँ भी हम लोग आपको थोड़ा सा इंटीग्रेशन बहुत ही बेसिक कराएंगे, जैसा कि आपको थर्मोडाइनमिक्स में कराया था, और वो भी 1/v वहां dv किया था, यहाँ भी 1/t या 1/c dc कराएंगे आपको, ठीक है। तो होपफुली आपको बहुत ज्यादा मुश्किल उसमें होगी नहीं। लेकिन एक हम दूसरा करते हैं जो एवरेज रेट पे किसी क्या था, तो एक ए बी की जगह पर सपोज इतने सारे दो रिएक्टेंट हैं, दो प्रोडक्ट्स हैं, अब इनकी स्टोइकियोमेट्री ए बी सी डी है, तो लेट्स टेक स्टोइकियोमेट्री थी 1a प्लस 2b। इसका मतलब क्या है कि जितनी देर में ये 1 मोल खत्म होगा उतनी देर में ये 2 मोल खत्म हो जाएगा, तो इसका रेट डिफरेंट हो जाएगा, इसका रेट डिफरेंट हो जाएगा, तो आप किसको मेजर करेंगे। तीसरी चीज, ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन क्या माना जाएगा, इससे लेंगे कि उससे लेंगे, तो उसके लिए एक तरीका निकाल दिया गया जो अभी हम देख रहे हैं सामने कि ये ओवरऑल रेट है, और इसको हमने इस फॉर्मूले के हिसाब से कर दिया 1/a dA/dt, और ये माइनस साइन है इन दोनों में, ध्यान रखिए इन दोनों में प्लस साइन है, माइनस अगेन साइन कन्वेंशन के लिए लगाया हमने, क्योंकि अगर हम देखेंगे ऊपर से जब नीचे जा रहे हैं तो C2 माइनस C1 निगेटिव आएगा, और निगेटिव निगेटिव फिर पॉजिटिव हो जाएगा, तो मतलब चारों रेट पॉजिटिव में आ जाएंगे आप, राइट। तो ये माइनस केवल कन्वेंशन के लिए, यहां पे नहीं लगाया क्योंकि सी और डी इंक्रीज करते जा रहे हैं। अब इसमें भी क्वेश्चंस डायरेक्ट आते हैं, लेट अस सी कैसे, इस फॉर्मूले को लेके, तो इस फॉर्मूले को अच्छे से याद कर लीजिए, अभी हम एग्जांपल कर रहे हैं, बाद में देखेंगे कि नीट में भी आ चुके हैं कि अमोनिया जब नाइट्रोजन हाइड्रोजन से बनता है, अमोनिया के फॉर्मेशन का रेट दिया हुआ है, और पूछा गया है कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2 बताना है, ठीक है। इक्वेशन लिख लिया मैंने, और ये वाला फॉर्मूला यहां डाल दिया, 1/1 1/3, ये 1/3 हो गया, 1/2 हो गया, ये माइनस माइनस हो गया, ये हमको दिया हुआ है, ये वैल्यू अब यहां लगा दीजिए, तो dN2 कितना हो गया, दिस, dH2 कितना हो गया, ये, तो रेट ऑफ N2 का डिसअपियरेंस कितना हो जाएगा, ये माइनस हटा देंगे आंसर में जब देंगे, तो ये हो जाएगा 3 × 10 पावर एंड सिंपली 10 पावर -4। क्लियर, देखिए यहां माइनस साइन लगा है, यहां लगा, क्योंकि डिसअपियरेंस पूछा है, फॉर्मेशन होगा तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि मतलब माइनस का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, डिसअपियरेंस हो रहा है,